अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी कोई नई हुकूमत बनती है, भारत के साथ ताल्लुकात को वो किस नज़र से देखती है, ये बात बड़ी अहम हो जाती है। कुछ मुआशी माहिरीन ये समझते हैं कि भारत से तिजारत पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी है, मगर साथ ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर जो टेंशन्स हैं, जिसमें कश्मीर का मसला सर फहरिस्त है, इसकी वजह से हुकूमतों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो भारत के ख़िलाफ़ रिजर्वेशंस अपनी जगह बरकरार रखते हुए डिप्लोमेसी और तिजारत को साथ साथ चला सकें। अब माजी में कई बार भारत के साथ अमन कायम करने की कोशिश की गई है। नवाज शरीफ दौर में अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर अगर देख लिया जाए, या मुशर्रफ दौर में आगरा कॉन्फ्रेंस देख ली जाए, 2021 में LOC पर सीज़ फायर मुआहिदा किया गया, ये देख लिया जाए, मगर मामलात सेटल फिर भी नहीं हो सके हैं। तो इस मामले पर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब की एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद ये चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। तो कि ये किस हद तक मुमकिन है, इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करना ज़रूरी होगा, और अगर तिजारत शुरू हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इसी पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमू साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, ये तमाम इख्तिलाफ़ात, चपकलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की खिलाफ वर्जियाँ, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से पकड़े गए, इस तरह की इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बारगेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? शुक्रिया रामीन। देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की डायनामिक्स जो है ना, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर नीचे नशेब व फराज आते रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल देख लेते हैं क्या है, और उसमें फिर ये देख लेते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो ये बयान दिया है ताजरों के बिहाफ पे, वो हो भी सकता है कि नहीं। सही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो दोनों ममालिक हैं, उनके कैपिटल्स में उनके हाई कमिश्नर्स यानी एम्बेसडर्स नहीं हैं, वो डाउनग्रेड हुआ है। आपके हाई कमिशंस जो हैं वो अपनी फुल जो है वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे। नंबर 2 ये है कि बातचीत का सिलसिला है ही नहीं किसी भी किस्म का। वो किसी ज़माने में होता था, हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते थे। अगर बायलैटरली नहीं मिल रहे तो आप किसी बड़ी, यानी जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, तो उसके बाद जज में साइड लाइन में मिलते थे। फिर हम ये देखते थे कि क्रिकेट टीमें आ जा रही हैं वगैरह वगैरह। इसमें से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो रही, बशमूल उस तिजारत के जिसका कि आपने जिक्र किया है। तो ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। ठीक है। अब इसमें एक दो अहम चीजें बड़ी जरूरी हैं ये जानने के लिए कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं, और ये अगर हुआ तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में जो दूसरा पहलू है ना इसका कि ये हुआ तो क्या होगा, ये तो इसको तो आप छोड़ ही दें। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है, और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जी, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अच्छा, पाकिस्तान अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तिजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं, और उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है, और उसने ये बात बार बार दोहराई है। अच्छा, अब एक और यानी छोटा सा यानी जिमनी पहलू करके बात खत्म करता हूं मैं अपनी,
कि जब इस किस्म की बात आती है ना कि तिजारत करेंगे, तो आपकी जो अपोजिंग या जो आपकी अपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया, आपने इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। और फिर सोशल मीडिया पे एक हुआ जनी चलती है, हाहाकार होती है और वावेला मचता है और शोर मचता है कि जी देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो, इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां और बात खत्म करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है, तिजारत बाद में आती है। तिजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसको हमने अंदरूनी तौर पे देखना है कि उसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरीके से आपने हल करना है। दूसरा ये है कि आपकी जो स्टेक होल्डर्स आपके पाकिस्तान में हैं, जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट आती है, आपका फॉरेन ऑफिस आता है, आपके ताजर आते हैं, आपके थिंक टैंक्स आते हैं, आपकी सारी जो है वो यानी इंटेलिजेंसिया यानी मीडिया वगैरह, क्या ये, और अपोजिशन भी आती है, सियासी पार्टियां भी आती हैं, क्या ये सारे मिल के स्टेक होल्डर्स कोई एक फैसला कर सकते हैं? वो फैसला जो जर्मनी और फ्रांस ने किया था, क्या हमारी कौम इतनी मैच्योर हो गई है कि हम ये कहें कि ठीक है जर्मनी और फ्रांस की तरह ना कि लड़ाई होती है, बाकायदा जंग होती है, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन की बुनियाद पड़ती है तो वो कहते हैं जी कि हम ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए करेंगे। इस मैच्योरिटी की जरूरत है। कंसेंसस पहले अंदर डेवलप करें, हिंदुस्तान बाद में आएगा। ठीक हो गया। राव खालिद साहब, मैं ज़रा यहीं से बात आगे बढ़ाना चाहूँगी। आर्च एनिमीज़ कहा जाता है पाकिस्तान और इंडिया को। अब आर्च एनिमीज़ तो फिर अमेरिका और जापान भी थे। ज़ाहिर है अमेरिका ने एटमी बॉम्ब गिरा दिया था जापान पर जाकर, मगर फिर भी ट्रेड होती है। चाइना और इंडिया में भी लद्दाख का मामला एक डिस्प्यूट है जो कि चल रहा है, मगर डिस्पाइट ऑफ दैट वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के केस में क्या ऐसा स्पेशल या मुनफरिद है जो कि ये मामला उस तरीके से हल नहीं हो पाता, उस तरह से बायलैटरल रिलेशंस तिजारत को लेकर खुसूसी तौर पर नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं जैसे कि बाकी ममालिक हम देख रहे हैं कर रहे हैं, हालांकि दुश्मन भी एक दूसरे के? हमारे और इंडिया के दरमियान जो डिफरेंट है वो कश्मीर है। अच्छा। जब तक वो मसला किसी तरफ नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, प्लेबिसाइट का जो एक तय है पहले से, वो जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ये मामलात आप उसको बैक बर्नर पे रख सकते हैं। आप उस पर एक ज़माने में प्रपोजल थी मॉरिटोरियम की कि 15 साल का मॉरिटोरियम कर लिया जाए, दोनों कश्मीरों को आपस में मूवमेंट फ्री कर दी जाए और फिर देखा जाए कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। तो बहरहाल कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो यहीं से तिजारत की बात शुरू होती है। हम 5 अगस्त 2019 के इंसिडेंट के बाद जो एक्ट किया इंडिया ने, उसके बाद हमने डाउनग्रेड की रिलेशनशिप भी, सफारत खाने के हवाले से भी तिजारत भी बंद की और सारी चीज़ें उसके नतीजे में हुई। क्या वो चीज़ ख़त्म हो गई है? क्या 5 अगस्त 2019 रिवर्स हो गया है या सोच रहे हैं इंडिया रिवर्स करने का? यह बात यह कि जो हमें खारजा पॉलिसी की हमारी समत क्या होनी चाहिए और ज़रूरत क्या होनी चाहिए, कल भी हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन की। नजम साहब ने बड़ी से दुरुस्त बात की थी कि हमें आज बैठ के डिफ़ाइन करना है कि हमने, क्योंकि हर वक्त की रिक्वायरमेंट होती है ना। एक वक्त में हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, उस वक्त हमारी और तरह की चीज़ें थी। अब हम इकोनॉमिक वॉर में हैं, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उस हवाले से हमें सिमत क्या होनी चाहिए और ज़रूरत क्या है हमारी, उसके हवाले से हमने चीज़ें तय करनी है। यहाँ पर नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इंतखाबात और हुकूमत साजी के मेजर मामला सेटल होने के बाद इस वक्त सियासी मंजरनामा कुछ यूँ है कि अपोजिशन लीडर का मामला पेचीदा सूरत इख्तियार करता जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को नामजद तो कर दिया था, मगर ये ऊँट अभी तक किसी करवट बैठ क्यों नहीं पाया है, इस पर अपने तजियाकारों की राय जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ शाहिद खाकन अब्बासी ने तमाम सियासी जमातों से मायूस होकर एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। तो उनकी जमात कैसे बाकी जमातों से मुनफरिद होगी या स्टैंड आउट करेगी, ये देखना अभी बाकी है। राव खालिद साहब, हमारी असेंबली अपोजिशन लीडर से अभी तक क्यों महरूम है? क्योंकि स्पीकर साहब अभी तक नहीं, उनको पसंद नहीं आ रहा कोई बंदा किसको अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म से ज़्यादा सोच विचार अपोजिशन लीडर के लिए हो रही है। जी बिल्कुल। वो उसमें एतराज़ जो एक सुनने में आ रहा है वो ये है
कि जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की। तो जब अपोजिशन की अक्सरियत कह रही है कि ये हमारा अपोजिशन लीडर होगा तो उसमें वो ज्वाइन करे ना करे तो उससे क्या मसला है। आप मौलाना फजलुर रहमान जब रहे थे उस वक्त उनकी कौन सी कोई 150 सीटें थी अपोजिशन की जब उनको बनाया गया था। तो वो एक कंसेंसस होता है अपोजिशन के दरमियान, वो करते हैं। तो यही वो चीज़ है जो ये इंडिकेट करती है कि हमारी सियासत किस सिमत जाएगी। तो वो उनके लिए एक मशवरा भी है, शेर है कि दिल के दरिया को तो एक रोज़ उधर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। तो आप जब इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। आप एक अपोजिशन लीडर के अपॉइंटमेंट पर इतना यानी हंगामा कर रहे हैं, उसके ऊपर आप यानी वो कर रहे हैं, लेतोलाल से काम ले रहे हैं, तो किस तरह से मामला बेहतर होंगे। तो ओवरऑल जो आप कह लें कि पीटीआई अगर पार्टी वाइज हम देखें सियासत को, पीटीआई की सूरत हाल तो उसके मसाइब और आलाम कम होने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं कि केसेस हों। उसमें कहीं ना कहीं पीटीआई की अपनी भी कोई फ्लॉड स्ट्रैटेजीज हैं, आप कसूरवार समझते हैं फ्लॉड स्ट्रैटेजीज को? वो उनकी फ्लॉड स्ट्रेटजी वही है जो वो कहते हैं कि वो आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही हैं, इस किस्म का एतराज उन पे हो जाता है। वो ना भी हो तब भी उन पे एतराज होना ही होना है। शायद कुछ उनकी खामियां भी हों, उन्होंने इल्हाक किया, उससे पहले वो एमडब्ल्यूएम के साथ थे, उसको भी वो उसमें कंट्रोवर्सी पाई जाती है, इख्तिलाफात पाए जाते हैं पीटीआई के अपने अंदर अभी तक। देखिए बात यह है कि वो क्रिकेट में हम कहते थे कि जो ग्राउंड में खड़ा उसको पता है कि क्या चल रहा है मामला, हम बाहर से बैठ के उसको इन स्विंग और आउट स्विंग खेलने का मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन जिसकी तरफ बॉल आ रही होती है उसको पता होता है किस स्पीड से आ रही है और किधर घूम रही है वो। अच्छा। तो वही बेहतर कर सकता है। तो वो ग्राउंड में है, उनके अपने कंसिडरेशंस होंगी, जिन हालात में वो थे उन हालात में हम अपने आप को रख के देखें तो शायद हम अंदाज़ा लगा सकें कि उन्होंने गलतियां कहाँ पे की हैं और क्या वाकई दुरुस्त फैसले किए। एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने से ये हुआ, वो ग्रुप की सूरत में अब वो पार्लिमानी पार्टी बन गई है, अब डिफेक्शन का उसमें चांस खत्म हो गया। मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है उनको, उस वजह से हुआ है। दूसरा उनके साथ जो अभी सेनेट इलेक्शन में भी वही हो रहा है, अपोजिशन लीडर पे जो हो रहा है, सेनेट इलेक्शन में उनके कागजात वगैरह रिजेक्ट होने शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो PMLN का है मेरे हिसाब से। हुकूमत बनने के बाद भी वो मसाइल अपनी जगह पे मौजूद है। हुकूमती मामलात तो खैर उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं, जैसे ये कमेटी बनी थी, इक़्तिसादी कमेटी, और उसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म ने खुद रखी थी और फिर एक दिन बाद उनको वापस देनी पड़ गई वज़ीर ख़जाना को। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हुकूमती मामलात का। सियासी मामलात में जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको नहीं बल्कि नवाज फैक्टर माइनस करने की कोशिश हो रही है, जो नज़र आ रहा है। अच्छा। बज़ाहिर तो उसकी वजह उसके हमें नज़र आते हैं उसके आसार जावेद लतीफ़ साहब और ऐसे लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बातें वो करते हैं, जिस किस्म की सेंसिटिव बातें जो कि इंतखाबात के हवाले से बहुत सीरियस इल्ज़ामात जो PTI लगाती है उसको इंडोर्स भी करते हैं, बल्कि उससे भी आगे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातें की, आज उसके भी पार्टी के अंदर से उसके खिलाफ आवाज़ आ गई, हनीफ अब्बासी ने उसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि जी आपको उस वक्त बात करनी चाहिए, बाद में आप करके बिला वजह, यानी ये अखलाकियात के मुताबिक भी नहीं है इस तरह से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने शाहिद खाकान अब्बासी की बात की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो जमात है वो बना रहे हैं या बनवाई जा रही है, अच्छा। ये एक अलहदा पहलू है उसका, लेकिन उस जमात में कौन लोग जाएंगे ये देखने की बात है, बड़ा अहम सवाल है। क्या PTI के लोग जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे। PTI के लोग पीपल्स पार्टी वाले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कौन लोग जाएंगे उस जमात में? मोहम्मद ज़ुबैर और मिफ्ता इस्माइल तो चले गए, नवाज कोकर साहब एक पीपल्स पार्टी से छोड़ी हुई है, वो चले जाएंगे। उसके बाद कौन लोग होंगे जो जाएंगे? यकीनन मुस्लिम लीग नून को ही नुकसान उसका होगा, उसके ही वो लोग जो लीडरशिप से मायूस हैं या अंदर की लड़ाई में कोई पार्टीबाजी का शिकार है, वही लोग जाएंगे। इसलिए ये अल्टीमेटली नून के लिए सबसे बड़ा मसला होगा। पीपल्स पार्टी जो है वो एक तीसरा फैक्टर है जो अभी अपनी पोजीशन सिक्योर कर रही है। पार्टी जो लेनी, चेयरमैन सेनेट लेने के बाद वो भी मेरा ख्याल है परपुर से निकालना शुरू कर देंगे, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी ओवरऑल सियासी मंजरनामे पे हुकूमत के भी। जी ठीक है। नजमुल साकिब साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अगर शख्सियत को देखा जाए, उनके मिजाज को देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने इख्तिलाफात किए नून लीग में रहते हुए, फिर वो अलग हो गए अल्टीमेटली, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं उनकी लीडरशिप में बनने वाली जमात को लेकर? ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल होगा
कि उनको कितने चौधरी निसार मिलेंगे और कितने मिफ्ता इस्माइल मिलेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो उसूली मौक़िफ़ शुरू से था वो अभी भी है। ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी तक, हालांकि वो नून से निकल गए हैं, लेकिन अपने उन्होंने वज़ा कता रखी हुई है, उन्होंने वो सोशल ग्रेसेस रखी हुई हैं और वो बड़े मुहतात अंदाज में अपनी पुरानी पार्टी, अपनी पुरानी लीडरशिप के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद ये कि अगर आप उनको गौर से सुने ना, उनके फिक्रे बड़े मानी खेज होते हैं। वो जब बात करते हैं एक चीज़ पे तो वो टिके हुए हैं, पहले तो उसकी बात करते हैं। उनके ख्याल में पाकिस्तान के सियासी और मुआशी पस मंज़र का जो हल है, जो मसाइल का हल है, वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो यानी सुप्रीम कोर्ट के वो बैठे और तमाम पार्टियों के लोग बैठे और ये सारा एक इकट्ठ हो और वो दयानतदारी के साथ ये फैसला करे कि इस मुल्क के साथ आपने क्या करना है। ये उन्होंने बारहा रिपीट किया है। अब ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये तो चलती रहती हैं, पार्टियां बनती रहती हैं। अभी इलेक्शन से पहले पता लगा जी इस्तेहकाम देने कोई पार्टी आ गई है, अभी हमें जहांगीर तरीन साहब नज़र नहीं आ रहे वो कहाँ पे हैं, लेकिन अलीम खान साहब को 2 बड़े ओहदे मिल गए हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको और आपके लाखों देखने वालों को, कि तीनों बड़ी पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PTI और नून, और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत समेत ये सारे के सारे मेल्टिंग पॉट में है इस वक्त। PTI जो है वो बल्ला छिनने से लेके आज तक मुसीबत में है, असर नौ शुरू करने का इस वक्त वो मझधार में है, हाथ पांव मार रही है। नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज गिर गए हैं और उनके बड़े बड़े राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़ और शहजाद रफ़ीक वगैरह अब दाएं बाएं हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने अपना वोट बैंक जो उन्होंने गंवाया है उसकी उनको मुसीबत पड़ी हुई है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त उनको है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वाकई नून लीग के कायद रह भी गए हैं कि नहीं। तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी है और मुझे इनमें अगर थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल नजर आ रही है तो वो पीपल्स पार्टी की, कि ठीक है बिलावल साहब को कुछ नहीं मिला लेकिन उन्होंने शतरंज ऐसी बिछाई है जरदारी साहब ने, सुभान अल्लाह, कि उनकी सारी चालें कामयाब हुई हैं। वोट बैंक उन्होंने भी खोया है लेकिन सिंध उनके पास है, आईनी हिसाब किताब उनके पास है। अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो आपने बात की है, इसके बारे में बॉटम लाइन ये बताऊंगा कि ये दागज़दा मैदान बनाने दे उनको, देख लेंगे कि कौन कौन उसमें आ रहा है। लेकिन इलेक्शन जो हैं वो कब होते हैं, कब इनकी पार्टी आएगी, कितनी सपोर्ट होगी, वो राव साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये वो बना रहे हैं, कि ये बनाई जा रही है। इस ये तो खैर सारा मुहिम्मा ही रहेगा। लेकिन मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र में अगर 2-3 आवाज़ें जो हैं वो मैच्योर हैं और वो वाकई ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए, उनमें सरे फहरिस्त खाकान अब्बासी साहब का नाम है। साकिब, थोड़ा अगर हुकूमत के हवाले से भी बात कर ली जाए, हुकूमती लेवल पर कुछ मिसमैनेजमेंट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स भी सामने आ रही हैं। जैसे इक़्तिसादी राब्ते कमेटी की चेयरमैनशिप एक दिन में ही तब्दील कर दी गई, क्यों ये ज़रूरत पड़ी, क्या चल रहा है हुकूमती लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर? एक तो ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप थी, इससे पहले चेयरमैन इरसा जो है उनकी तैनाती थी, जो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हलफ उठाया और दूसरे दिन उसका नोटिफिकेशन हुआ, फिर तीसरे दिन वापस हो गया। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर जो खुद चेयर कर रहे थे इसको, चेयरमैनशिप अपनी से लेकर जो है वो वज़ीर ख़जाना को दे दी गई। इसके अलावा भी 2-3 मामलात और भी ऐसे हैं जो हुकूमत में चल रहे हैं और जो ले दे हो रही है कि किसकी चलेगी। लेकिन रात को राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने एक बड़ी ज़ूमाना बात की। उन्होंने कहा कि जो वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला है ये अगर कायम रहती है तो ये इस हुकूमत के कायम रहने की ज़ामिन होगी। तो उससे उनसे पूछा गया कि क्या मतलब, तो उन्होंने कहा कि जितना मैंने कहना था ये कह दिया। तो इसलिए मामलात जो है वो सारे मेरा ख्याल है जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ या नून लीग उनके जो है वो हाथ में भी नहीं है। फिर 4 बड़े महाज हैं। एक तो देखें कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हो रही था, उन्होंने अपना नंबर दे दिया है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिख दिया है, जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए कि एक तरफ आपने मखसूस नशिस्तों वाला भी वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी गई,
इसी तरह मैंडेट चोरी वाला मामला जो है वो अभी जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। पार्लिमानी लीडर जो है वो भी उनका अभी तक आपने नहीं किया स्पीकर ने, और जो अपोजिशन लीडर है वो भी, अगर आप कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सीट्स वाला 20-30 सीट्स है जिसकी, उसका अगर अपोजिशन लीडर अगर बना देते हैं और 100 सीट्स वाले जो है वो देख रहे हो, तो इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। एक तरफ हुकूमत जो है वो इतने सख्त और मुश्किल फैसले करने जा रही है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और दूसरी तरफ उनका ये रवैया कि पार्लियामेंट के अंदर भी स्पेस नहीं देनी और बाहर भी स्पेस नहीं देनी, कि उनको अगर इस्लामाबाद में या किसी जगह जलसा करना है उसकी इजाज़त भी नहीं देनी। मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 8 फरवरी के बाद की सोच अब जो है वो आनी चाहिए मौजूदा हुकूमत में, हुक्मरान इत्तेहाद में और मुस्लिम लीग नून में। अब हालात 8 फरवरी से पहले के नहीं है। एक पार्टी है पीटीआई, उसका मैंडेट है पूरे सूबे में, उन्होंने क्लीन स्वीप की है। मरकज में 100 सीट्स हैं उनके, सूबे पंजाब में उनके पास 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं। वो मैं उनकी सीट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी मौजूद है, बाकी जो क्वेश्चन मार्क है जो वो तो अलग है। तो इसलिए इतनी जो है वो मेरा ख्याल में उस लेवल तक ना जाए कि बिल्कुल एक जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ही एक डमी सी जो है वो पता चलना शुरू हो जाए कि इसमें अंदर तो बिल्कुल खोखला जो है वो सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक महाज जो चल रहा है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं उन्होंने, जो गवर्नर हैं, उन्होंने 22 मार्च को जो है वो इजलास बुलाया था, और 2 अप्रैल को आपको पता है सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और वहाँ पे जो सीट्स थी इनकी, जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें कुछ मुस्लिम लीग नून और कुछ जेयूआई को दे दी गई। अगर वो हलफ उठा लेते हैं तो उनकी 2 अप्रैल सेनेट में उनकी सीट्स बननी है उनकी बुनियाद पर। अगर नहीं उठाते तो उसका फायदा डायरेक्ट पीटीआई को होना है। अब वहां पर पीटीआई फिर खेल रही है कि वो जो है वो अभी तक उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, उन्होंने गवर्नर को कहा है कि आपका तो इख्तियार ही नहीं, ये तो वज़ीर आला ने करना है, और उस पर अभी तक आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक जो है वो इजलास नहीं बुलाया गया। तो वहां पर भी एक महाजराई का जो मामला है वो जारी है। इसके अलावा रात को जो इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के, फरतुल्लाह बाबर, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो बात जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीबन 3-4 रोज़ से उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। उन्होंने पहले कहा कि हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं, साबिक जो आर्मी चीफ हैं उनको, साबिक DGI उनको बुलाना चाहते हैं, और अगले दिन उन्होंने कहा कि मुझे धमकी भी मिली है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत सीरियस मामला है, वो कैबिनेट में है, या तो कैबिनेट के सामने ये मामला रखते, तो इसको आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो फिर भी आप पे बजाओ सवालिया निशान आएगा। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप ये कह सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में जो हुकूमत आई है उसके चैलेंजेस एक से बढ़कर एक जो है वो चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। अब क्या वो इनसे निकल सकेंगे? बज़ाहिर अभी तक का तो मामला जो है वो बड़ा एक महाजराई और एक मुअम्मा सा बना हुआ है, कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है। लेकिन आइंदा देखते हैं कि क्या हुकूमत को भी ऐसी प्लानिंग करती है ताकि इससे वो निकल सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, राव खालिद साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह की मिसमैनेजमेंट या कन्फ्यूजन्स जो सामने आ रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पर, ये उनकी अपनी क्रिएट करदा हैं या फिर अभी नई नई हुकूमत है तो ये होता है, टाइम लगेगा चीज़ें सेटल होता? ये 17वां महीना हुकूमत का, नई कैसे होगी? 16 महीने की कंटिन्यूटी है ये बुनियादी तौर पे, स्प्रिंग ब्रेक भूल गए, बल्कि ये 6 महीने आप उसके बेशक केयर टेकर के भी डाले, वो भी नहीं के हैं, फिर इसका मतलब है ये 23वां महीना है इनका। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई इन्होंने नया क्या किया है? कोई एजेंडा दिया है, कोई सिमत अपनी मुतय्यन की है, कोई चेंज की है, कुछ वही चीज़ें। अभी SIFC का इजलास आप देख ले, उसमें उन्होंने साबिक कैबिनेट और उनके वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ था, और उनके साथ बैठ के वो सारी उन्हीं चीज़ों की कंटिन्यूटी के ऊपर उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया और उसको आगे लेके चलने का भी वादा किया। तो नई चीज़ क्या है जो इनको कन्फ्यूजन हो या मामलात उसमें हों? मेरा ख्याल है सियासी तौर पे जो इनको हिट हुई है ना, नजम साकिब साहब ने जैसे कहा, वोट बैंक की और बाकी जो मामलात हैं वो बड़ी सीरियस है कि आप अभी तो हुकूमत कर लेंगे, 5 साल भी भले निकाल लें, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन आपको फिर जाके। और ऊपर से जो सूरत हाल है, ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल है, इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली वो आपकी अभी उस तरह कंट्रोल में नहीं आ रही। 1.5 साल की बात की जा रही है कि 1.5 साल बाद ठीक हो जाएंगे मामला। तो वो कहते कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। 1.5 साल में तो इतना कुछ हो जाएगा कि आपको शायद लोग पकड़ के ही निकाल दें हुकूमत से बाहर, और कुछ भी ना करें तो इसलिए ये परेशानी बुनियादी तौर पे वो है, अपने पॉलिटिकल कहले के जो अपनी साख है उसको बरकरार रखना, अवाम में अपनी मकबूलियत
पैदा करनी है नहीं इनकी, पैदा करनी है। होती तो चलो कम हो जाती, अब तो उनको नए सिरे से बनानी है, करनी है सारा कुछ। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनके मसाइल और मसाइब जो है ना वो ज़हनी दबाव का बायस बन रहे हैं। और ये और भी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे आजकल सुनने को आ रही हैं, साहब ने भी जैसे बोल दिया। जी। तो इस किस्म की मेरा ख्याल है कि ये जो बयानात है, राना सनाउल्लाह साहब के हों, जावेद लतीफ़ के हों या मियां साहब के हों, हनीफ अब्बासी के हों। जी चलिए, बस हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर वो अपने आप को डेस्परेटली प्रूफ करना चाह रहे हैं तो फिर उसमें आवाम का ही अल्टीमेटली फ़ायदा कुछ हो भी। दहशतगर्दी ने जहां एक तरफ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे ममालिक भी अब इससे मुतासर नज़र आ रहे हैं। जुम्मे को रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में रूस की तारीख़ का बदतरीन टेररिस्ट अटैक हुआ। बताया ये जा रहा है कि दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने शहर के शॉपिंग सेंटर के सिटीज़न हॉल में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। 100 से ज़ायद लोग अब तक इस वाक़े में मारे जा चुके हैं। नजमुल साकिब साहब, ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है? निहायत तशवीशनाक है। देखिए, पहले तो सबसे आधे मिनट में ये देखते हैं ना कि ये मॉस्को का जो है जनूबी नवाही इलाका है और एक रॉक बैंड है, पिकनिक उसका नाम है। लोग अपने घरों से रिलैक्स होने के लिए गए हैं, म्यूज़िक सुनने के लिए गए हैं। और ये है जी क्रॉकस सिटी हॉल, जिसमें ये वाक़या 2 दिन पहले पेश आता है कि 5 गन मैन आते हैं कैमोफ्लाज हिसाब किताब में, तो वो फायरिंग यानी ऑटोमेटिक वेपन्स चलते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, बॉम्ब फट रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपरली प्लान करके। तो अभी जब हम इस प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो मैंने देखा कि लेटेस्ट फिगर्स जो है ना उसमें ये है कि 115 अपनी जान से गए और 187 ज़ख्मी हैं। अब ये कि हमारे इसकी गूंज जो है ये सिर्फ रूस पे नहीं, ये अमेरिका तक पहुंची है, चीन तक पहुंची है, पाकिस्तान तक पहुंची है। और पाकिस्तान से सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो मज़म्मत की है और कहा है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। अब यह कि 2-3 चीज़ें इस पे बड़ी ज़रूरी है देखनी। पहली बात यह है कि जब कोई ये कहता है कि जी ये वाला वाक़या जो दहशतगर्दी का है ये ISIS ने किया है, ये जायश ने किया है या अल-कायदा ने किया है या फलाने ने किया है। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।